पैराडाइज लॉस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेवरल टाइम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते रहे हैं। जॉन मिल्टन का ये मैग्नम आपस वर्क है, मोस्ट फेमस वर्क है, इसलिए इसको आज हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अगर मैं एनटीए नेट की बात करूं तो एनटीए नेट में पैराडाइज लॉस्ट से जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं वो इन डेप्थ क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो कंप्लीट प्लॉट है पैराडाइज लॉस्ट का, उसका आपके पास में एक बेटर एनालिसिस अगर नहीं है तो आप पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैराडाइज लॉस्ट के कंप्लीट प्लॉट का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, जिस किसी भी वो सोर्सेस से रीड करते हैं उसको। तो आज की क्लास में मेरा ये एफर्ट है कि आप लोगों को पैराडाइज लॉस्ट का एक कंप्लीट अप्रोच, एक डीप अप्रोच मैं आप लोगों को दे सकूं इस ऑनलाइन क्लास में, जितना मेरी तरफ से पॉसिबल हो सकता है। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर के क्लास को करिएगा, कंप्लीट अप्रोच आप लोगों को बिल्कुल भी दिया जाएगा। देखिएगा, आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंसंट्रेट होकर के आप लोग अच्छे से क्लास को कवर करिएगा, जिससे कि हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कंफर्म करें, अपनी नॉलेज को हम यहाँ पर एनरिच करें। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव मुझे ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जो क्लास है वो तुरंत अभी स्टार्ट होने जा रही है। देखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ये पैराडाइज लॉस्ट है इसका जॉनरा क्या है, मतलब इसकी विधा क्या है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट की जो विधा है, जो जॉनरा है, वो एपिक है। क्या है? एपिक है। और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में जॉन मिल्टन ने कंपोज किया था, ब्लैंक वर्स में इन्होंने इसको लिखा था। ब्लैंक वर्स का मतलब क्या होता है, अच्छे से कंफर्म करिए। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है नो राइम स्कीम बट आयम्बिक पेंटामीटर। मतलब ऐसी पोएट्री जहां पर राइम स्कीम तो कोई भी मेंटेन नहीं की जा रही है, लेकिन वहां पर आयम्बिक पेंटामीटर को मेंटेन किया जा रहा होता है, उसको हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट एपिक ब्लैंक वर्स में है, इसको आप लोग लर्न रखिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर दिया है कि एपिक होता क्या है। किसी भी पोएट्री को कौन से सर्टेन फीचर्स होते हैं जो पोएट्री को एपिक बनाते हैं। एपिक के सैलेंट फीचर्स क्या हैं, एपिक के सैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एपिक में हर हालत में होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग कंफर्म करिएगा, लॉन्ग एंड नरेटिव होता है। जो एपिक होता है वो लॉन्ग होता है, लेंदी होता है और नरेटिव होता है। नरेटिव का मतलब ये होता है, उसको हम हिंदी में उसको हम विस्तृत कह सकते हैं। मतलब जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वर्क में दी जाती है उसको बहुत ज्यादा एलाबोरेट करके बताया जाता है, बहुत ज्यादा उसको नरेट करके बताया जाता है। इवन यहाँ तक कि अगर कर्टन शेक कर रहा है, अगर पर्दा हिल रहा है, तो उसको भी वर्क में नरेट करके बताया जाता है। ये होता है नरेटिव मेथड। तो आप लोग कंफर्म रखिएगा कि एपिक जो होता है वो हमेशा लेंदी होता है। जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो भी 12 बुक्स में है। जब पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में है तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितना लेंदी वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। तो एपिक लेंदी होता है, नरेटिव होता है, आप लोग कंफर्म रखिएगा। इसके साथ ही साथ एपिक में इनोकेशन होना चाहिए। इनोकेशन का मतलब होता है आह्वान होना। मतलब क्या होता है? प्रेयर करना। आप म्यूजेस, म्यूजेस का मतलब गॉडेस होता है। म्यूजेस का मतलब क्या होता है? गॉडेस होता है। तो जो गॉडेस आप पोएट्री होती है, जो कविता की देवी होती है, उसका यहाँ पर प्रेयर किया जाता है एपिक में, उसका आह्वान किया जाता है, उसको इनोकेट किया जाता है। और जो पोएट होता है वो इनोकेशन करता है म्यूजिक का, गॉडेस ऑफ पोएट्री का, और उनसे बेग करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे एनर्जाइज करिए, आप मेरे इंटेलिजेंस को मेंटेन रखिए, आप मुझे ब्लेस करिए, जिससे कि मैं अपने एपिक को कंप्लीट कर पाऊं। तो एपिक में इनोकेशन ऑफ म्यूजिक भी होता है, होना ही चाहिए। ग्रैंड स्टाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एपिक होती है, एपिक की जो स्टाइल होती है वो एलाबोरेटेड होती है, वो ग्रैंड स्टाइल होती है। मतलब उत्कृष्ट स्टाइल में लिखा जाता है, शानदार स्टाइल में लिखा जाता है एपिक को। उसकी स्टाइल ग्रैंड होती है, सबलाइन स्टाइल होती है। ये हमेशा लर्न रखिएगा, हर हालत में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो एपिक होता है वहां पर क्वालिटीज ऑफ हीरो होता है। एपिक में हर हालत में एक सेंट्रल कैरेक्टर होना चाहिए, एक हीरो होना चाहिए, और जो वो हीरो है, जो वो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसकी हीरोइक क्वालिटीज को एपिक में हाईलाइट किया जाता है। हम किसी भी एपिक की बात करें, अगर वहां पर सेंट्रल कैरेक्टर
सेंट्रल हीरो नहीं है तो वो एपिक हो ही नहीं सकती है। इसलिए हर हालत में वहां पर सेंट्रल कैरेक्टर हीरो होना चाहिए और हीरो की जो हीरोइक क्वालिटीज है, उसका जो क्वेस्ट है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंटेट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, कन्वे किया जाता है। ये भी एपिक का इंपॉर्टेंट फीचर है, अच्छे से आप लोग कंफर्म रखिएगा। अब हम बात करें जो एपिक होता है, एपिक का एक साइलेंट फीचर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जिसको हम बोलते हैं मीडियास रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियास रेस बोलते हैं। एपिक में मीडियास रेस हर हालत में होना ही चाहिए। मीडियास रेस जो है वो लैटिन टर्म है और इस लैटिन टर्म का मतलब होता है इन द मिड ऑफ। मींस कहने का मतलब वर्क की जो स्टोरी है उसको मिड का जो पार्ट होता है उससे उठा करके वर्क की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, फिर लेटर ऑन आगे चल करके फ्लैशबैक में जाकर के हम स्टोरी को इंटरकनेक्ट कर देते हैं। इसको हम मीडियास रेस बोलते हैं। मीडियास रेस का मतलब इन द मिड ऑफ होता है। जब कभी भी मुझे स्टूडेंट्स को मीडियास रेस समझाना होता है तो उसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल दिलवाले मूवी का देता हूं। आप लोगों ने दिलवाले मूवी देखी होगी जो कि मीडियास रेस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखिएगा, जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में जो अजय देवगन होता है वो पागल खाने में होता है, बेडलम में होता है। तो जरा आप लोग बताइएगा क्या यहीं से स्टोरी स्टार्ट हो रही है? स्टोरी यहाँ से स्टार्ट तो नहीं हो रही है। कुछ रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से अजय देवगन को पागल खाने में ले जाया जाता है, लेकिन उन सारे टॉपिक्स को पहले नहीं दिखाया जाता है। स्टार्टिंग में ही स्टोरी का जो मिड पार्ट होता है उससे स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। तो अजय देवगन पागल खाने में है, बेडलम में है, वहीं से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। आगे चल करके जो सुनील शेट्टी होता है वो अजय देवगन की मदर से अजय देवगन के बारे में जानना चाहता है, तो उसकी जो मदर होती है वो फ्लैशबैक में जा करके अजय देवगन की जो ओल्ड स्टोरी है, उसकी जो लव स्टोरी है उसको नरेट करती है और फिर जो स्टोरी होती है वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है। इसी को हम मीडियास रेस कहते हैं। मींस स्टोरी के मिड पार्ट से स्टोरी की स्टार्टिंग कर देना, लेटर ऑन आगे चल करके फ्लैशबैक में जा करके स्टोरी को जोड़ देना, इंटरकनेक्ट कर देना, उसको हम बोलते हैं मीडियास रेस बोलते हैं। साहिल शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। साउथ की मोस्ट ऑफ दी जो मूवीज होती हैं वो मीडियास रेस से स्टार्ट होती हैं। आप बाहुबली को देखेंगे वो भी मीडियास रेस से स्टार्ट हुई थी, ठीक। और एक मूवी और आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसको भी अगर आप लोग देखेंगे तो वो भी मीडियास रेस से स्टार्ट हुई थी। तो ये मीडियास रेस होता है, इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। कंफर्म हो गया ना? तो मीडियास रेस में स्टोरी मिड से स्टार्ट होती है, आगे चल करके फ्लैशबैक में इंटरकनेक्ट हो जाती है और एपिक में हर हालत में मीडियास रेस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फीचर है। तो मैंने यहाँ पर कुछ सर्टेन फीचर्स आप लोगों को एपिक्स के बता दिए हैं, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टार्टेड टू राइट इन 1658। जो जॉन मिल्टन होते हैं इस वर्क को कंपोज करना स्टार्ट करते हैं, 1658 में कंपोज करना स्टार्ट करते हैं और इस वर्क को कंप्लीट करते हैं 1665 में। इस वर्क को कंप्लीट कर डालते हैं। रिटन बाई, जो ये वर्क है, इस वर्क को एनी एंड मैरी ने इस वर्क को लिखा था। आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा ये एनी एंड मैरी कौन है। ये एनी एंड मैरी जो है वो जॉन मिल्टन की डॉटर होती हैं। जैसा कि जो जॉन मिल्टन होता है वो ब्लाइंड होता है, तो जब वो पैराडाइज लॉस्ट को लिख रहा होता है तो वो सेल्फ तो लिख नहीं सकता है, अपने आप तो लिख नहीं सकता है क्योंकि वो ब्लाइंड होता है। तो जॉन मिल्टन जो होता है वो नरेट करता है और जॉन मिल्टन की 2 डॉटर्स होती हैं एनी एंड मैरी। ये पैराडाइज लॉस्ट को लिख रही होती हैं, इसको राइट डाउन कर रही होती हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। अब हम बात करते हैं पब्लिश्ड इन। जॉन मिल्टन का जो ये वर्क है वो पब्लिश कब हुआ था? तो 1667 में 10 बुक्स में इस वर्क को पब्लिश किया गया था। आप लोग कंफर्म रखिएगा, 10 बुक्स में पब्लिश किया गया था स्टार्टिंग में 1667 में इस वर्क को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो कि एक लेवल का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, अच्छे से कंफर्म रखिएगा। देखिएगा, वर्क को कंप्लीट किया गया था 1665 में, लेकिन वर्क को पब्लिश किया गया था 1667 में। मतलब पब्लिश करने में और वर्क को कंप्लीट करने में दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 इयर्स का डिफरेंस है। और ये 2 इयर्स का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इंग्लैंड में दैट टाइम ग्रेट प्लेग फैली हुई होती है और इसके साथ ही साथ ग्रेट फायर होती है। इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा आग लग जाती है, ग्रेट फायर वहां पर होती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस जो होते हैं वो इंग्लैंड के बर्न हो जाते हैं। और जब इंग्लैंड के मोस्ट ऑफ दी प्रिंटिंग प्रेस बर्न हो जाते हैं तो वर्क को प्रिंट करना, वर्क को पब्लिश करना इजी नहीं हो जाता है।
और इसके साथ ही साथ डच वार चल रहा था और डच वार की वजह से लेक ऑफ पेपर्स भी थी, पेपर्स की कमी भी थी, पेपर का कंप्लीशन, पेपर की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही थी और इसलिए 1665 में इस वर्क को कंप्लीट होने के बावजूद भी इस वर्क को पब्लिश 1667 में किया जाता है। इसको आप लोग लर्न रखिएगा, आप लोग रीजन कंफर्म रखिएगा जो आपको बताया गया है। मींस ग्रेट प्लेग, ग्रेट फायर जिसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेस जो होते हैं जल जाते हैं, डच वार जिसकी वजह से पेपर्स में कमी आ जाती है, ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट 1665 में कंप्लीट होने के बावजूद भी इस वर्क को पब्लिश नहीं किया जा पाता है 2 इयर्स के लिए। लेटर ऑन 1667 में इसको पब्लिश किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रीपब्लिश्ड इन। इस वर्क को दोबारा रीपब्लिश किया गया था, दोबारा पब्लिश किया गया था और दोबारा इसको कब पब्लिश किया गया था? 1674 में पब्लिश किया गया था और 1674 में इसको 12 बुक्स में पब्लिश किया गया था। होता क्या है कि जो जॉन मिल्टन होता है वो सोचता है, कहता है कि जो वर्जिल है, वर्जिल ने अपना एक एपिक लिखा है जिसका नेम है एनियड और वर्जिल का जो ये एपिक एनियड है, इस वर्क को वर्जिल ने 12 बुक्स में कंपोज किया था। तो मिल्टन सोचता है कि जब वर्जिल का महाकाव्य, वर्जिल का एपिक 12 बुक्स में है तो मुझे भी अपने पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो 1674 में वो क्या करता है कि जो बुक नंबर 7 होती है, जो स्टार्टिंग की 10 बुक्स होती हैं, 10 बुक्स में से जो बुक नंबर 7 होती है और जो बुक नंबर 10th होती है, इन दोनों बुक को स्प्लिट कर देता है, मतलब वहां पर एक एक पार्ट और निकालता है। तो बुक नंबर 7 का भी एक पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, बुक नंबर 10 का भी एक पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है और इस तरीके से 2 पार्ट्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं और जब 2 पार्ट्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो उनको ऐड कर देता है। 10 पहले से थी, अब 2 पार्ट्स यहाँ पर बढ़ जाती हैं और ओवरऑल मिल करके इस तरीके से 12 बुक्स का हमको कॉन्सेप्ट मिलता है और जो 12 बुक्स हैं इनमें जॉन मिल्टन अपने वर्क को 1674 में रीपब्लिश करता है। इसको भी आप लोग अच्छे से कंफर्म करिएगा, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन भी कर दिया है कि जो वर्जिल का एनियड है जो कि 12 पार्ट में होता है और उसी से इंस्पायर्ड होकर के मिल्टन अपने भी वर्क पैराडाइज लॉस्ट को 12 पार्ट में कंप्लीट कर देता है। इसको भी कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वर्क पब्लिशर कौन है, उसको मैं कंफर्म करना चाहता हूं। पैराडाइज लॉस्ट का जो पब्लिशर है उसका नेम है सैमुअल सीमन। क्या नेम है? सैमुअल सीमन। तो इसको भी आप लोग लर्न रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। पॉइंट हमारा है थीम, कि जो ये हमारा वर्क पैराडाइज लॉस्ट है इसका थीम क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो इसका थीम है क्रिएशन ऑफ मैन, कि मैन को क्रिएट कैसे किया गया, ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कैसे किया गया, ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन कैसे हुआ, ये भी इसका सब्जेक्ट मैटर है, ये भी इस वर्क का थीम है। और इसके साथ ही साथ फॉल ऑफ मैन, कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का फॉल कैसे हुआ, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, उसका पतन कैसे हुआ, उसका फॉल कैसे हुआ, ये भी सब्जेक्ट मैटर है, ये भी थीम है इस वर्क का। और इसके साथ ही साथ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ने पहली बार किस तरीके से गॉड के ऑर्डर को डिसओबे किया था, मैन ने, ह्यूमन बीइंग ने गॉड के ऑर्डर को कब नहीं माना था और उसका आगे चल करके रिजल्ट क्या होता है। तो इसको भी थीम बनाया गया है, सब्जेक्ट मैटर बनाया गया है पैराडाइज लॉस्ट का। अच्छे से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, क्रिएशन ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन, मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, ये सारे थीम्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट मैटर हैं पैराडाइज लॉस्ट के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है पर्पस, कि पैराडाइज लॉस्ट को लिखने के पीछे मिल्टन का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों मिल्टन ने लिखा पैराडाइज लॉस्ट, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो एज स्टेटेड इन बुक नंबर फर्स्ट, जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक नंबर फर्स्ट है, बुक नंबर फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो 26 लाइंस दी गई हैं, जहां पर जो मिल्टन होता है वो यूरेनिया, जो कि म्यूज होती है, जिसको वो गॉडेस ऑफ पोएट्री मान रहा है, उसका इनोकेशन कर रहा होता है। तो स्टार्टिंग की 26 लाइन में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का जो पर्पस है उसको डिफाइन कर दिया है।
और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पुटअप किया जा चुका है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक है जिस बुक में मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का पर्पज बताया है। तो बुक नंबर फर्स्ट है। बुक नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग की जो 26 लाइन है, 26 लाइन्स हैं, जहां पर मिल्टन गॉडेस ऑफ पोएट्री यूरेनिया को इनोकेट कर रहा होता है। वहीं पर वो बताता है कि व्हाट इज हिज पर्पस बिहाइंड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। तो वहां पर वो पर्पस बताता है। पर्पस क्या बताता है? टू जस्टिफाई दी वेज ऑफ गॉड टू मेन। ठीक, कि गॉड तक पहुंचने का मेन के लिए वे क्या है, कौन से रास्ते को, कौन से वे को फॉलो करते हुए जो ये ह्यूमन बीइंग है वो गॉड तक पहुंच सकता है, गॉड तक जा सकता है। तो उस वे को जस्टिफाई करना, यही जॉन मिल्टन का पर्पस था बिहाइंड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। अब इसके बाद में है राइटिंग स्टाइल, कि इस वर्क की राइटिंग स्टाइल क्या है, इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया ही है कि जितने भी एपिक्स होते हैं, एपिक्स की जो राइटिंग स्टाइल होती है वो ग्रैंड स्टाइल होती है। तो इस वर्क की भी जो स्टाइल है वो ग्रैंड स्टाइल है, आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम सोर्स की बातें कर रहे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट का सोर्स क्या है, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। तो पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट सोर्स है वो है द बुक ऑफ जेनेसिस। द बुक ऑफ जेनेसिस जो है वो द फर्स्ट बुक ऑफ बाइबिल है, बाइबिल की फर्स्ट बुक है। और बाइबिल की इस फर्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है कि अर्थ का क्रिएशन कैसे होता है, एडम और इव का कॉन्सेप्ट क्या है, मैन डिसओबे कैसे करता है गॉड के ऑर्डर को। ये सारे टॉपिक हम लोगों को द बुक ऑफ जेनेसिस बाइबिल की फर्स्ट बुक में मिलता है। और जॉन मिल्टन ने अपने इस वर्क के लिए इसी बुक को सोर्स बनाया है, इसको भी आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इस वर्क का जो सेकंड सोर्स है वो है होमर का इलियड है, ओडिसी है, इसको भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ इस वर्क का प्लॉट क्या है इसको भी मैं कंफर्म कर दे रहा हूं। पैराडाइज लॉस्ट में दो प्लॉट्स चलते हैं, पैरेलल प्लॉट्स चलते हैं। फर्स्ट प्लॉट सैटन का प्लॉट है, जो सैटन होता है लूसीफर होता है, उसका भी एक प्लॉट है। और सेकंड प्लॉट यहाँ पर एडम एंड ईव का है। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है पहले। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों ने कंफर्म कर लिया है। अभी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और हैं जो मैं आप लोगों को सेकंड स्लाइड पर दे रहा हूं, और इसके बाद में मैं आप लोगों को पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी की तरफ लेकर के चल रहा हूं। कंफर्म हो गया ना? सो दिस इज द सेकंड स्लाइड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। कुछ सर्टेन पॉइंट्स आप लोग और कंफर्म कर लीजिएगा। देखिएगा हीरो कौन है पैराडाइज लॉस्ट का। तो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है सैटन। यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने सैटन के कैरेक्टर को हाईलाइट किया है, बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, और इसलिए यहाँ का हीरो सैटन हो जाता है। पैराडाइज लॉस्ट में जो लॉन्गेस्ट बुक है वो बुक नंबर 9 है, इसको भी आप लोग लर्न रखिएगा। जो पैराडाइज लॉस्ट की शॉर्टेस्ट बुक है वो बुक नंबर 12 है, इसको भी आप लोग लर्न रखिएगा। यहाँ पर नोट में मैंने लिख दिया है कि मिल्टन रोट इट इन हिज लास्ट फेज ऑफ लाइफ। मिल्टन की लाइफ का जो लास्ट फेज चल रहा होता है, जैसा कि मिल्टन की डेथ हुई है 1674 में हुई है, तो मिल्टन की लाइफ का जो लास्ट फेज चल रहा होता है उसी फेज में मिल्टन ने इस वर्क को कंपोज किया था, ये भी कंफर्म रखिएगा। He regarded it as his favorite work, और जॉन मिल्टन जो है वो इस वर्क को अपना फेवरेट वर्क मान रहा है। स्नेहा प्रसाद जी, देखिए ऐसा है, आपका भी जो कुछ भी कमेंट है वो मुझे अभी दिखाई पड़ रहा है। पहले आप क्लास को अच्छे से मेंटेन करिए, क्लास को कंप्लीट करिए। अभी मैं क्लास के अंदर आया हूं, अभी पूरी स्टोरी मुझे बताना है। एक बार मैं जब पूरी स्टोरी आपको बता दूंगा तो आपके माइंड में कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी, ये मेरी गारंटी है, वो भी 185% की गारंटी है। जब मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बता दूंगा उसके बाद में कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी। तो पहले क्लास को कंप्लीट होने दीजिए। जब मैं क्लास को कंप्लीट कर चुका हूंगा तब मैं आपसे कहूंगा कि अब किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, तब मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज क्या है कि लगातार अगर हम लोग कमेंट में उलझे रहेंगे, आप लोग कमेंट करते रहेंगे, हम लोग उसको देखते रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो फाइनली वर्क नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्लास एक फ्लो में नहीं चल पाएगी। तो बस मैं क्लास को फ्लो में चलाना चाहता हूँ। कंफर्म हो गया ना? देखिएगा फिर है यहाँ पर, दिस वर्क हैज मिल्टन्स ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। इस वर्क में मिल्टन के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा।
तो इतने सर्टेन बेसिक फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट्स ऑन पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ कि जो ये मिल्टन का मैग्नम ऑपस वर्क है, इस वर्क पर बहुत सारे किए गए हैं। कमेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के कुछ राइटर्स ने किए हैं, कुछ क्रिटिक्स ने किए हैं। तो चलिए हम लोग कमेंट को रीड कर लेते हैं और मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं कि सारे कमेंट्स को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीए नेट के एग्जाम में यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो चुका है कमेंट पर। सबसे पहला फर्स्ट कमेंट हम लोग पैराडाइज लॉस्ट पर देखते हैं, जो कि जॉन कीट्स का कमेंट है। जॉन कीट्स ने कहा है कि ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी। जॉन कीट्स ने कहा है कि मिल्टन का जो ये पैराडाइज लॉस्ट है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी, और बहुत ही ज्यादा महान उत्सुकता का ये सब्जेक्ट है। ब्यूटीफुल सुंदर एंड ग्रेट क्यूरियोसिटी, महान उत्सुकता। तो जॉन कीट्स ने कहा है कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और महान उत्सुकता का सब्जेक्ट है, ग्रैंड क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो रिमार्क है वो विलियम ब्लेक का रिमार्क है, जो कि एनटीए नेट का एग्जाम 2018 में हुआ है। वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है, आप लोग अच्छे से कंफर्म करिएगा। 2018 के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन था इस रिमार्क पर, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। विलियम ब्लेक ने कहा है कि मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी। विलियम ब्लेक ने कहा है कि जो ये मिल्टन है वो डेविल्स की पार्टी से बिलोंग कर रहा है, ऐसा सीन होता है, ऐसा प्रतीत होता है। अब थोड़ा आप लोग समझिएगा ऐसा विलियम ब्लेक क्यों कहता है, थोड़ा आप लोग समझिएगा। क्योंकि है क्या कि जब आप इस वर्क पैराडाइज लॉस्ट को रीड करेंगे तो आपको कंफर्म होगा कि जो यहाँ पर विलियम ब्लेक है वो देख रहा है कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में सबसे हैवी स्पीचेस जो दी हैं, सबसे अच्छी स्पीचेस जो दी हैं, वो स्पीचेस सैटन के लिए दी हैं। सैटन के कैरेक्टर को मिल्टन ने बहुत हाईलाइट किया, और सैटन का कैरेक्टर जो कि विलेन का कैरेक्टर है, लेकिन जॉन मिल्टन ने अच्छी अच्छी स्पीचेस और एक पॉजिटिविटी उसके कैरेक्टर में रख करके सैटन को इस वर्क का हीरो बना दिया। तो जब विलियम ब्लेक ने ऐसा देखा तो विलियम ब्लेक ने एनालिसिस किया और कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो ये मिल्टन है वो डेविल्स की पार्टी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसने डेविल के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया। कंफर्म हो गया ना? और इसलिए तब विलियम ब्लेक का एक वर्क है जिसका नेम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। कौन सा वर्क है विलियम ब्लेक का? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। और इसी वर्क में जो विलियम ब्लेक है वो बोल रहा है, कह रहा है कि मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी। अच्छे से आप लोग लर्न रखिएगा, मैंने आपको इन डेप्थ नॉलेज दे दिया है इस कमेंट का, और 2018 का ये क्वेश्चन भी रहा है, तो कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में मैथ्यू अर्नाल्ड का रिमार्क है। अर्नाल्ड ने कहा था कि वर्क ऑफ ग्रैंड स्टाइल, पैराडाइज लॉस्ट को अर्नाल्ड ने कहा कि जो ये पैराडाइज लॉस्ट वर्क है वो ग्रैंड स्टाइल का वर्क है, बहुत ही हाई लेवल का वर्क है, बहुत ही अच्छी स्टाइल का वर्क है, ऐसा कहा था, अर्नाल्ड ने कहा था। नेक्स्ट रिमार्क देखिएगा कि मिल्टन्स डेविल वाज अ मोरल बीइंग, मिल्टन्स डेविल वाज अ मोरल बीइंग फार सुपीरियर टू हिज गॉड, ऐसा कहा था पीबी शैली ने। पीबी शैली ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मिल्टन का जो ये डेविल का कैरेक्टर है वो बहुत ही मोरल कैरेक्टर है, और अगर हम पैराडाइज लॉस्ट को रीड करके देखें तो हमें वहां पर मालूम चल रहा है कि यहाँ पर मिल्टन ने डेविल के कैरेक्टर को कहीं ज्यादा सुपीरियर मोरल कर दिया है इन द कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ गॉड, ऐसा पीबी शैली ने कहा है। कि जब आप एनालिसिस करिए तो आपको मिलेगा कि मिल्टन ने सैटन के कैरेक्टर को कहीं ज्यादा मोरल कैरेक्टर दिखा दिया है इन द कंपैरिजन ऑफ गॉड, इन द कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ गॉड। इसलिए ये कमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शैली का, इसको भी आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। देखिएगा 5th नंबर का जो ये कमेंट है वो डॉक्टर जॉनसन का कमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है। और डॉक्टर जॉनसन ने एक्यूज किया था, मिल्टन को एक्यूज किया था ऑफ पेडेंट्री। पेडेंट्री का मतलब होता है पांडित्य को हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रेट नॉलेज होता है, जिसका मतलब होता है ग्रेट इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, जिसका मतलब होता है द नॉलेज ऑफ वेरी हाई क्लास। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि जॉन मिल्टन ने अपने वर्क्स में पेडांट्री को दिखाया है, अपने नॉलेज को दिखाया है, और जॉन मिल्टन ने अपने वर्क में ग्रीक मिथियोलॉजी का इतना ज्यादा रेफरेंस ले रखा है और अपने वर्क को इतना ज्यादा टफ बना रखा है कि जॉन मिल्टन का जो वर्क है वो कॉमन पीपल के लिए है ही नहीं।
कॉमन पीपल जॉन मिल्टन के वर्क को समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि जॉन मिल्टन अपने वर्क में अपनी पेडेंट्री दिखा रहा है। जॉन मिल्टन अपने वर्क में अपना नॉलेज दिखाना चाहता है, और इसलिए डॉक्टर जॉनसन ने एक्यूज किया, ब्लेम किया, दोष लगाया मिल्टन के ऊपर, आप पेडेंट्री, बहुत ज्यादा नॉलेज दिखाने का दोष लगाया। इसको भी आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में जो लास्ट कमेंट है हम लोगों का, वो है जॉन ड्राइडन का है। जॉन ड्राइडन से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, जॉन ड्राइडन एडॉप्टेड पैराडाइज लॉस्ट। जो ये पैराडाइज लॉस्ट है, इसको जॉन ड्राइडन ने एडॉप्ट किया था टू परफॉर्म ऑन स्टेज एज द स्टेट ऑफ इनोसेंस। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का प्ले वर्जन लिखा था, उसको स्टेज पर परफॉर्म करवाने के लिए। तो जो पैराडाइज लॉस्ट का प्ले वर्जन है जिसको जॉन ड्राइडन ने लिखा था, उसका नेम है द स्टेट ऑफ इनोसेंस। इसको भी आप लोग अच्छे से लर्न रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने पैराडाइज लॉस्ट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो आप लोगों को हर हालत में मालूम ही होने चाहिए, उनको मैंने डिस्कस कर दिया है, उनको मैंने यहाँ पर नरेट कर दिया है। इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टोरी है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इन डेप्थ डिफाइन करेंगे। और आप लोग कंसंट्रेट होकर के समझ लीजिए कि पैराडाइज लॉस्ट से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पुटअप किए जाएंगे वो क्वेश्चन इन डेप्थ होंगे, और वो क्वेश्चन स्टोरी बेस्ड होंगे, प्लॉट बेस्ड होंगे, जैसा कि क्वेश्चंस पुटअप किए जाते रहे हैं। इसलिए पैराडाइज लॉस्ट का जो प्लॉट है उसका एक डीप एनालिसिस आपके पास में होना चाहिए। तो मैं पैराडाइज लॉस्ट का डीप एनालिसिस आप लोगों को देने जा रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर दीजिएगा, क्या आप लोग रेडी हैं? और जो अब तक आप लोगों को बताया गया है मैंने थोड़ा स्पीड में बता दिया है, जिससे कि प्लॉट को हम लोग कंफर्म करें अच्छे से, क्योंकि वहां पर टाइम लगना है। तो आप लोग रेडी हैं और अच्छे से कंफर्म हो गया है? जल्दी आंसर करिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना माइंड ब्लोइंग सेशन। जी सर, अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस टू नो ऑल द स्टूडेंट्स। टिंकू सेन जी सर, अच्छे से कंफर्म हो गया है आप लोगों का जो कुछ भी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दी है? बहुत अच्छा, फॉर एवर इन माइंड, नाइस टू नो, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। इसका पारिक जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोगों को अच्छे से कंफर्म हो गया है जितने भी यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स हैं। अब हम लोग पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। सो ये है आप लोगों के सामने पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी को कंफर्म करने के लिए एक स्लाइड, और इसी स्लाइड के थ्रू इन डेप्थ एनालिसिस मैं आप लोगों को पैराडाइज लॉस्ट का करा दूंगा। कंफर्म हो गया ना? सो देखिएगा, ये स्लाइड आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के। तो अब आप लोग स्टोरी को अच्छे से एंजॉय करिएगा। आप लोग अपने कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा इधर उधर आने जाने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर स्टोरी माइंड से स्लिप हो गई तो समझ लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन स्लिप हो सकता है, क्योंकि स्टोरी का जो इन डेप्थ एनालिसिस है यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर के स्टोरी आप लोग समझिएगा, बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन पर ध्यान मत दीजिएगा, जिससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो। तो अच्छे से कंसंट्रेट होकर के आप लोगों को समझना है स्टोरी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि जैसे आपके सामने कोई मूवी चल रही है, कोई फिल्म चल रही है, पूरी तरीके से इंडल्ज होकर के, पूरी तरीके से फील करते हुए स्टोरी को समझिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको स्टोरी ये नरेट करूंगा, ऐसा मेरा एफर्ट है। खत्म हो गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराडाइज लॉस्ट। आप लोग रेडी हैं? सो कमेंट पर बहुत ज्यादा आप लोगों को केयर नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, कंसंट्रेट होकर के आपको स्टोरी कंफर्म करनी है, ठीक? फिर आपकी जो क्वेरीज होंगी उनको हम लोग बाद में भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक? चलिए हम लोग देखते हैं, वर्क की स्टोरी स्टार्ट होती है। होता कुछ ऐसा है, सबसे पहले हेल की सीन दी जाती है। हेल का कुछ सीन ऐसा है, स्टार्टिंग में हो क्या रहा है कि हेल में एक फायरी लेक है। फायरी लेक का मतलब होता है आग की झील, और जो हेल में वो आग की झील है, फायरी लेक है, वहां पर कुछ पर्सन है, कुछ डेविल्स हैं, मतलब कुछ डेमंस लोग हैं, वो ऑन देयर बैक अपनी पीठ के बल लेटे हुए हैं।
हेल में जो वो फायरी लेक है, जो वो आग की झील है, उसमें फ्लेम्स उठ रही हैं, उसमें लपटें उठ रही हैं, लेकिन हेल में लाइट बिल्कुल भी नहीं है। हेल में प्रकाश नहीं है, क्योंकि हेल में तो लाइट हो ही नहीं सकती है ना। हेल में तो हमेशा डार्कनेस होता है। तो फ्लेम्स उठ रही हैं उस आग की झील से, लेकिन फिर भी हेल में लाइट नहीं दिखाई पड़ रही है, हेल में डार्कनेस दिखाई पड़ रही है। और उस फायरी लेक में जो लोग पीठ के बल ऑन दियर बैक साइड लेटे हुए हैं, उसमें सैटन भी है, उसमें ये बेल्जेबब भी है, उसमें ये बेलियल भी है, उसमें ये मैमन भी है, उसमें ये मुल्सिवर भी है, और इसमें ये मोलोक भी है। बस केवल इतने लोग, सिन और डेथ नहीं है। इसको आप लोग कंफर्म करिएगा। तो जो मैंने आपको यहां से ले करके यहां तक बताया है, ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑन दियर बैक साइड अपने पीठ के बल उस फायरी लेक में, उस आग की झील में लेटे हुए होते हैं। जितने भी ये डेविल्स हैं, इनके जो लेग्स हैं, लेग्स से फैटर्स बंधा हुआ है, फायर का फैटर्स बंधा हुआ है। फैटर्स का मतलब जंजीर होता है। तो आग की जो जंजीर है वो इन लोगों की लेग्स से बंधी हुई है। इन लोगों को पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये सैटन है, इसकी आईज ओपन होती हैं, और जब इसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले इसकी जो नजर है वो बेल्जिबब के ऊपर पड़ती है। सैटन बेल्जिबब को देखता है, बेल्जिबब को उठाता है और बेल्जिबब से कहता है कि उठो, देखो 9 डेज हो गए हैं, 9 दिन हो गया है, और 9 दिन से जो हम लोग हैं वो प्रोबेबली यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग लेटे हुए हैं, लाई डाउन हैं। तो बेल्जिबब उठता है। जो ये बेल्जिबब है ये भी डेविल है, और ये सेकंड इन कमांड है। मींस सैटन के बाद में जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो बेल्जिबब के पास में है। इसको आप लोग लर्न रखिएगा, और इसलिए इसको सेकंड इन कमांड आफ्टर सैटन बोला जाता है। तो जो ये बेल्जिबब होता है, बेल्जिबब उठता है, उठने के बाद में जो और कंपेनियंस वहां पर होते हैं उनको ये जगाता है। बेलियल को उठाता है, मैमन को उठाता है, मुल्सिबर को उठाता है, मोलोक को उठाता है, और इन लोगों से कहता है कि जल्दी जल्दी उठ करके चलो, सबसे पहले हम लोग प्लेन ग्राउंड की तरफ जाते हैं, हम लोग फायरी लेक से बाहर निकलते हैं। तो फायरी लेक से बाहर निकलने की ये लोग प्रिपरेशन करते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। आप लोग कंफर्म करिएगा कि जो ये बेलियल है ये स्लॉथ है, बहुत ज्यादा लेजी है, बहुत ज्यादा इनएक्टिव है, पूरी तरीके से नीरस रहता है, पूरी तरीके से लेजी रहता है, पूरी तरीके से इनएक्टिव रहता है बेलियल। और जो ये मैमन है वो हंच्ड मैन है, ये कुबड़ के बल चलता है। ऐसे लगता है कि जैसे मैमन की कोई वैल्यूएबल थिंग्स है, बहुत ही कीमती वस्तु है जो गायब हो गई है, जिसको मैमन जो है वो सर्च कर रहा है। तो हमेशा कुबड़ के बल हंज्ड होकर के वो इसी तरीके से चलता है। समझ हो गया ना। जो ये मुल्सिबर है वो आर्किटेक्ट है, मींस ये घर वर भी बना लेता है, बिल्डिंग भी बना लेता है। और जो ये मोलोक है वो इरेशनल है, इलॉजिकल बातें करता है, और वांट वार, और इसको वार बहुत ज्यादा लवेबल होता है। तो ये सारे लोग चल देते हैं, सब निकल रहे होते हैं। जैसा कि ये बेलियल जी हैं, ये बहुत ज्यादा लेजी तो है ही, ये बहुत ज्यादा इनएक्टिव तो है ही, तो ये सबसे पीछे पीछे चल रहे होते हैं, एकदम से लेजी होकर के सबसे पीछे पीछे चल रहे होते हैं लाइन में। और ये जितने लोग होते हैं वो लोग निकल करके उसके बाद में प्लेन ग्राउंड पर आते हैं। जब प्लेन ग्राउंड पर आते हैं तो ये लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये लोग उस फायरी लेक से बाहर निकल रहे होते हैं तो इन लोगों को कुछ वैल्यूएबल थिंग्स मिलती हैं, कुछ जेम्स मिलते हैं, कुछ मेटल्स मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, कुछ मेटल्स मिलते हैं। इन मेटल्स को भी ये लोग अपने अपने साथ ले आए हैं। फिर जो ये मैमन है वो कहता है देखो सबसे पहले मेरी बात मानो, तो हम लोगों को हेल में एक कैपिटल बना लेनी चाहिए। सैटन है वो कहता है कि देखो गॉड ने हम लोगों के साथ में बहुत बुरा किया है, गॉड ने हम लोगों को हेल में फेंक दिया है, हेल में थ्रो कर दिया है, वरीड होने की जरूरत नहीं है, आगे चल करके गॉड से हम रिवेंज हर हालत में लेंगे। तो मैमन कहता है कि सबसे पहले हम लोग अपनी कैपिटल बना लेते हैं हेल में।
तो मैमन सजेशन देता है और मैमन के सजेशन पर जो ये मुल्सिबर होता है, जो कि आर्किटेक्ट होता है, वो विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर हेल में कैपिटल बनाकर तैयार कर देता है। और कैपिटल का नेम रखा जाता है पैंडीमोनियम। और जो ये पैंडीमोनियम है वो ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है ऑल दी डेमंस। क्या मतलब होता है पैंडीमोनियम का? ऑल दी डेमंस। तो जो ये पैंडीमोनियम है ये कैपिटल का नेम होता है, जिस कैपिटल को मैमन के सजेशन पर मुल्सिबर आर्किटेक्ट ने 1 घंटे के अंदर ही हेल में इरेक्ट कर दिया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब क्या है, कैपिटल तो बन ही गई है, तो कैपिटल में जितने भी डेविल्स लोग हैं ये सारे के सारे गैदर्ड होते हैं, वहां पर मीटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सैटन जो है वो एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है जितने भी डेविल्स हैं उनको। अब यहाँ पर सैटन की पॉजिटिविटी देखिएगा। अब यहाँ पर सैटन का जो एक कॉन्फिडेंस है, एक पॉजिटिविटी है, एक रिप्रेजेंटेट करने वाला नेचर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। मिल्टन यहाँ पर इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी डायलॉग भी दे रहा है। अब सैटन यहाँ पर कहता है कि देखो बहुत अच्छा है, हम लोग हेल में सबसे पहले आए हैं, हेल में कोई नहीं था। और यहाँ पर वो एक लाइन बोलता है, कहता है कि इट इज बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। कि हम लोग हेवन में रह करके देवताओं की, गॉड्स की जी हजूरी करते थे, गुलामी करते थे, उससे तो चलो अच्छा ही है हम लोग हेल में किंग के तरीके से रहेंगे, हम लोग हेल में राजाओं के तरीके से रहेंगे। ये है पॉजिटिविटी जो सैटन के कैरेक्टर में दिखाई पड़ रही है। हेल में है जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तब भी वो कह रहा है कि हम लोग हेवन में रहते थे, देवताओं की जी हजूरी करते थे, उनकी गुलामी करते थे, तो उससे तो बहुत अच्छा है हम लोग हेल में अकेले हैं और हम लोग हेल में यहाँ पर किंग के तरीके से रहेंगे, हम यहाँ पर हेल में राजाओं के तरीके से रहेंगे, इसको रूल करेंगे। उसके बाद में सैटन अपने सभी कंपेनियन से कहता है कि आप लोग इतना वरीड क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? व्हाट हैपेंड? क्या हो गया है? वी हैड लॉस्ट ओनली अवर लैंड। हम लोगों ने केवल अपना लैंड खोया है। हम लोगों को जो एक प्लेस हेवन में मिला था, हम लोगों ने केवल उसी प्लेस को खोया है। नॉट आवर अनकॉन्करेबल विल। हमारे पास में जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो अनकॉन्करेबल है, जिसको हमसे कोई छीन नहीं सकता है, जिसको हमसे कोई जीत नहीं सकता है, हमने उसको तो नहीं खोया है, हमने तो केवल अपना लैंड खोया है। दृढ़ इच्छा शक्ति, अनकॉन्करेबल विल अब भी हम लोगों के पास है। हम लोग बैटल करेंगे, हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग रिवेंज लेंगे और अपने लैंड को दोबारा पा जाएंगे। थोड़ा देखिए विलियम ब्लेक क्यों ना कह दे जॉन मिल्टन को कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मिल्टन जो है वो डेविल्स की पार्टी से बिलोंग कर रहा है, डेविल को हाईलाइट कर रहा है। कितना हाईलाइट कर दिया सैटन के कैरेक्टर को, क्या गजब की पॉजिटिविटी रख दी है सैटन के कैरेक्टर में, क्या गजब की स्पीच बोल रहा है। हमने तो केवल लैंड अपना खोया है, दृढ़ इच्छा शक्ति तो नहीं खोई है, अनकॉन्करेबल विल तो नहीं खोई है ना, हम फिर से अपने लैंड को पाएंगे। फिर उसके बाद में सैटन इन लोगों को और एनर्जाइज करता है, ये लोग मोटिवेट होते हैं, थोड़ी एनर्जी इन लोगों के अंदर आने लगती है, जैसे मुझको एनर्जी मिलती है आप लोगों के एप्रिसिएशन से। सेम इसी तरीके से क्या होता है कि जितने भी कंपेनियंस हैं वो एनर्जाइज होने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सैटन फिर कहता है कि मेरी मानो तो हेल और हेवन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देयर इज नथिंग हेवन एंड हेल लाइक, कुछ भी हेल और हेवन जैसा है ही नहीं। इट इज अवर माइंड व्हिच मेक इट सो। ये तो हमारा माइंड होता है ना जो हेवन को हेवन बनाता है, हेल को हेल बनाता है। और जो ये हमारा माइंड है वो हेवन को हेल में कन्वर्ट कर सकता है और हेल को हेवन में कन्वर्ट कर सकता है। तो सब कुछ हमारी सोच का नतीजा है, ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, ना कुछ हेवन है, ना कुछ हेल है। कंफर्म हो गया ना? जैसे मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीच कर रहा हूं, आप लोग पढ़ते पढ़ते पूरी तरीके से खो जाएं, पूरी तरीके से फील करने लगे और आपका माइंड आपको इंडिकेट करने लगे कि हम तो ऑफलाइन क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं, सर तो हमारे सामने बैठे हुए हमको पढ़ा रहे हैं, तो फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका माइंड है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में रख रहा है।
तो जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है, ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का लेक्चर लेने के लिए प्रोफेसर के पास में जाते हैं, पढ़ते पढ़ते फील करते रहिए, आप भूल जाइए कि आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप फील करिए कि जैसे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर हमको लेक्चर दे रहा है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नजर आएगी। ऐसा मिल्टन का कहना है। समझ हो गया ना? ठीक। सैटन क्या कहता है कि नथिंग इज हेल, नथिंग इज हेवन, कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज जस्ट क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। और जो ये हमारा माइंड है वो हेल को हेवन बना सकता है और ये हेवन को हेल बना सकता है। तो इतना एनर्जाइज कर देता है, जितने भी ये कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी ये डेविल्स होते हैं, वो एनर्जाइज हो जाते हैं। अब सैटन कहता है कि आप लोग आ करके और उसके बाद में मुझे बताना स्टार्ट करिए कि आप लोगों के आइडियाज क्या हैं। गॉड के अगेंस्ट हमें फिर से बैटल स्टार्ट करना चाहिए, हमें फिर से फाइट करना चाहिए। आपके आइडियाज क्या है, आ करके आप लोग कन्वे करिए, मुझे गाइड करिए। तो क्या होता है कि जो ये बेलियल भाई साहब हैं, ये लेजी नंबर 1 हैं, स्लॉथ नंबर 1 हैं, इनएक्टिव नंबर 1 हैं। तो जो पर्सन लेजी है, जो पर्सन इनएक्टिव है, वो प्रोग्रेस कैसे चाहेगा? वो पर्सन क्यों लड़ना चाहेगा जो लेजी है? तो बेलियर पहुंचता है और सैटन से कहता है कि मेरी बात आप मानिए, ठीक, कि जो ये लड़ाई वड़ाई का कॉन्सेप्ट, वो वार का कॉन्सेप्ट, फाइट का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। हम लोगों ने मिलकर के एक बार तो फाइट की ही थी गॉड से, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? गॉड ने हम लोगों को थ्रो कर दिया, हेल में थ्रो कर दिया था। 9 डेज तक हम लोग पड़े रहे हैं इस फायरी लेक में। तो मेरी मानो, गॉड से हम लोग जीत उत नहीं पाएंगे, गॉड को हम डिफीट नहीं कर सकते हैं। तो मेरी मानो, ये लड़ने का जो इरादा है, फाइट करने का जो इरादा है, उसको छोड़ो। ऐसा बेलियल बोलता है। जो ये बेलियल है वो नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है? वार नहीं चाहता है ये बेलियल। बेलियल के बाद में ये मैमन आता है, जो कि कुबड़ों के तरीके से चलता है, हंस्ड होकर के चलता है। जब ये वैसे हंस्ड होकर के चलता है तो ये क्या फाइट करना चाहेगा? ये भी फाइट करना नहीं चाहता है। मैमन भी जाकर के कहता है सैटन से कि देखो ऐसा है, मेरा मानना ये है कि अब तो हमने हेल की कैपिटल पैंडेमोनियम भी बना ली है ना, चलो हम लोग हेल को ही हेवन बना देते हैं, यहीं पर अच्छे से रहते हैं और गॉड के अगेंस्ट दोबारा बैटल करने का जो आइडिया है उसको हम लोग लेफ्ट करते हैं। ऐसा ये मैमन बोलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब सैटन ने इस बेल्जिबब से पूछा, और बेल्जिबब से पूछने से जस्ट पहले उसने मोलोक से पूछा, तब मोलोक आता है। ये इरेशनल है, इलॉजिकल बातें करता है, वांट वार, इसको तो वार चाहिए ना। तो मोलोक के लिए ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग गॉड पर विक्ट्री पा भी पाएंगे। मोलोक के लिए सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि गॉड के अगेंस्ट ओपन वार होना चाहिए, हर हालत में ओपन वार होना चाहिए। कंफर्म हो गया ना? तो जो ये मोलोक है वो ओपन वार की बात कर रहा है, मोलोक फाइट करना चाहता है, और वो यहाँ पर वांट ऑफ वार को शो कर रहा है। क्या होता है? सैटन सबकी बातें सुनता है। सैटन सबकी बातें सुनने के बाद में वो बेल्जिबब की बातें सुनना स्टार्ट करता है। अब जो ये बेल्जिबब है वो आता है। बेल्जिबब जो है वो सेकंड इन कमांड है। अब बेल्जिबब यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहने जा रहा है, कंसंट्रेट होकर के आप लोग समझिए, कमेंट सेक्शन पर कम ध्यान दीजिए, स्टोरी में आप पूरी तरीके से इनग्रॉस्ड हो जाइए, लीन हो जाइए। तो ये बेल्जिबब आता है। बेल्जिबब सैटन से कहता है कि सुनने में आया है कि जब गॉड ने हम लोगों को हेल में थ्रो कर दिया था, उसके बाद में जो ये गॉड था वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गया था, और जब गॉड बहुत ही ज्यादा एंग्री हुआ तब उसने क्रिएशन करने की सोची, और विद इन 6 डेज, 6 दिन के अंदर जो गॉड है उसने बहुत कुछ क्रिएट किया है। और जो गॉड की सबसे अच्छी क्रिएशन है, गॉड की जो फाइनेस्ट क्रिएशन है, वो है ह्यूमन बीइंग, जिसको क्रिएट करने के बाद में गॉड जो है वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा है, गॉड बहुत ही ज्यादा इतरा रहा है। तो ये बेल्जिबब कहता है कि किसी तरीके से सैटन जी, अगर हम गॉड की उस क्रिएशन को करप्ट कर पाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री होगी, और ये गॉड के लिए सबसे बड़ी डिफीट होगी। तो कोई रास्ता ऐसा निकालो जिसके थ्रू तुम जा करके गॉड की उस फाइनेस्ट क्रिएशन ह्यूमन बीइंग को करप्ट कर पाओ, एंड दिस विल बी द ग्रेटेस्ट डिफीट फॉर गॉड, एंड दिस विल बी द ग्रेटेस्ट विक्ट्री फॉर अस। ऐसा बेल्जिबब बोलता है, बहुत ही लॉजिक की बातें करता है।
सैटर्न ने जब सुना तो सैटर्न डिसाइड करता है, कहता है चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूं, मैं पता करता हूं कि गॉड की वो फाइनेस्ट क्रिएशन ह्यूमन बीइंग कहां रह रही है। सैटर्न को इतना मालूम चला है कि गॉड ने अर्थ को क्रिएट किया है और गॉड ने अर्थ के साइड में ही, अर्थ के पास में ही पैराडाइज बनाया है जिसका नेम है द गार्डन ऑफ ईडन। और जो ये दी गार्डन ऑफ ईडन है वहीं पर गॉड की फाइनेस्ट क्रिएशन ह्यूमन बीइंग जो है वो रिजाइड कर रही है, वो रह रही है। इतना सैटर्न को मालूम हुआ है। जो पैराडाइज है वो अर्थ के बगल में ही है, अर्थ के साइड में ही है पैराडाइज। और उस पैराडाइज को गॉड ने एक गोल्डन चैन से हेवन से कनेक्ट कर रखा है, स्वर्ग से कनेक्ट कर रखा है। मतलब पैराडाइज में रहने वाला कोई भी पर्सन हेवन जा सकता है और हेवन का कोई भी पर्सन पैराडाइज आ सकता है। मिड में एक गोल्डन चैन लगी हुई है। ये सब मालूम पड़ा है सैटर्न को। तो सैटर्न चलता है तलाश में, सर्च में चलता है। जैसे ही सैटर्न बाहर निकलता है वो देखता है कि जो हेल का गेट है, हेल के गेट पर दो कैरेक्टर खड़े हुए हैं, दो पर्सन खड़े हुए हैं। उसमें से एक पर्सन है जो कि फीमेल है और जो दूसरा कैरेक्टर है वो मेल है। सैटर्न आता है, उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का इंट्रोडक्शन क्या है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दोनों कहते हैं कि हम हेल के गेट की सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो जब सैटर्न उनसे इंट्रोडक्शन पूछता है तो उसमें से सिन बोलती है। सिन जो है वो फीमेल है। सिन कहती है कि मैं आपकी डॉटर हूँ। और वो कहती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सैटर्न ने जब गॉड को डिसोबे किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम सैटर्न के माइंड में जब ये आइडिया आया था कि गॉड के अगेंस्ट उसको एक बैटल स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके हेड से सिन का बर्थ हुआ था। इसको कंफर्म करिएगा, जो मैंने आपको कहा है अच्छे से कंफर्म करिए। क्या कहा जा रहा है कि जब सैटर्न ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपने माइंड में ये आइडिया लाया कि उसे तो एक बैटल करना चाहिए, अगेंस्ट गॉड करना चाहिए, तो उस समय सैटर्न के हेड से सिन का बर्थ होता है। किसका बर्थ होता है? सिन का बर्थ होता है। तो जो ये सिन होती है वो सैटर्न की डॉटर होती है। और जो ये सिन होती है इसी को आगे चल करके सैटर्न रेप कर देता है। और जब रेप कर देता है तब एक सन होता है और उस सन का नेम होता है डेथ। क्या नेम होता है? डेथ नेम होता है। तो यहाँ पर जो सिन है वो सैटर्न की डॉटर भी है और सैटर्न ने उसका रेप भी किया है, तब डेथ का बर्थ होता है। तो वही वहां पर सिन और डेथ जो हैं वो हेल के गेट पर सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। सैटर्न कहता है बहुत अच्छा, तुम लोग यहीं पर मेंटेन रहो, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका आने वाला है। जल्दी ही मैं तुम लोगों को अर्थ पर लेकर के चलूंगा, वहां पर खूब सिन करना, वहां पर खूब डेथ होंगी, वहां पर खूब मोर्टालिटी होगी। जिस पर्पज के लिए मैं जा रहा हूं जरा उस पर्पज को मैं कंप्लीट करके आऊं। सैटर्न चल देता है। सैटर्न सर्च करते करते सैटर्न जो है पहुंचता है, अर्थ के पास में पहुंचता है। और जो अर्थ का गेट है, अर्थ के गेट पर जो ये यूरियल है, यहाँ पर देखिएगा गॉड वाली साइड में मैंने यूरियल को लिखा है और आगे मैंने नोट कर दिया है गॉड्स दी अर्थ। जो अर्थ का गेट है वहां पर सिक्योरिटी कर रहा है यूरियल, ये एक एंजल है। तो सैटर्न जब जाता है देखता है कि अर्थ के गेट पर यूरियल है, क्योंकि सैटर्न भी कभी एंजल था, सैटर्न भी कभी हेवन में रहता था। तो सैटर्न सोचता है कि अगर मैं यूरियल के सामने ऐसे जाऊंगा तो यूरियल तो भाई मुझे पहचान जाएगा ना। इसलिए सैटर्न सोचता है कि मैं अपने आप को डिस्गाइज कर लेता हूं। ठीक, तब इसके बाद में जो सैटर्न है अपने आप को डिस्गाइज करता है और डिस्गाइज करने के बाद में अपने आप को सेरब बनाता है। सेरब एक टाइप का एंजल होता है, CHERUB। इसको चेरब सेरब जैसा भी प्रोनाउंसिएट करना है आप लोग कर सकते हैं। खत्म हो गया ना। तो अपने आप को सेरब डिस्गाइज करता है और एक एंजल बन करके जाता है। यूरियल से कहता है, कौन कहता है? सैटर्न कहता है, जिसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया है, एज चेरब डिस्गाइज कर लिया है, एज एंजल डिस्गाइज कर लिया है। सैटर्न यूरियल से कहता है कि मैंने सुना है गॉड ने पैराडाइज को क्रिएट किया है, वहां पर गॉड ने अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन रखी है, तो मैं गॉड के टैलेंट को देखना चाहता हूँ, गॉड के स्किल को देखना चाहता हूँ। मैं एक एंजल हूं, तो यूरियल जी मुझे रास्ता बता दीजिए पैराडाइज जाने का। यूरियल इसको कॉमन लेता है और यूरियल जो है वो सैटर्न को, जो कि डिस्गाइज है, उसको वे बता देता है कि कैसे तुम पैराडाइज पर जा पाओगे। अब सैटर्न को रास्ता मिल गया, रास्ता पैराडाइज का मालूम हो गया, सैटर्न चल देता है।
लेकिन जैसे ही वो दी गार्डन ऑफ ईडन के गेट पर देखता है कि एक पर्सन है जिसका नाम है गैब्रिएल। क्या नाम है? गैब्रिएल। और जो ये गैब्रिएल है वो गार्ड कर रहा है गार्डन ऑफ ईडन को। तो ये सोचता है सैटन कहीं गैब्रिएल मुझे पहचान ना ले, तो इसलिए जो सैटन होता है वो अपने आप को फिर डिस्गाइज करता है और इस बार सैटन अपने आप को कोमोरेंट बर्ड बनाता है, कार्मोरेंट बर्ड बनाता है। एक सी बर्ड होती है, समुद्र की चिड़िया होती है जिसका नेम कार्मोरेंट होता है। तो यहाँ पर सैटन अपने आप को डिस्गाइज करता है और फिर उसके बाद में फ्लाई करके पैराडाइज में जो ट्रीज लगे होते हैं, द गार्डन ऑफ ईडन में जो ट्रीज लगे होते हैं उन पर जाकर के वो बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है जाकर के? सैटन, जिसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया है, कार्मोरेंट बर्ड बना लिया है जिसने आपको डिस्गाइज होकर के उस पर बैठ करके वो देख रहा होता है, ट्री पर देख रहा होता है कि जो द गार्डन ऑफ ईडन है, द गार्डन ऑफ ईडन में वो देख रहा है कि वहां पर कोई डिजीज नहीं है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर हंगर नहीं है, वहां पर लस्ट नहीं है, वहां पर वायलेंस नहीं है, वहां पर मिजरी नहीं है, वहां पर ग्रीफ नहीं है, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पैराडाइज में, वहां पर वायलेंस नहीं है। यहां तक कि जो एनिमल्स हैं वो भी रह रहे हैं, कोई किसी को हर्ट नहीं पहुंचा रहा है, वहां पर सीजन चेंज नहीं होते हैं, हमेशा वहां पर स्प्रिंग का सीजन होता है। जब ये देखता है, सैटन देखता है तो सोचता है गॉड की ये क्रिएशन तो बहुत अच्छी है, गॉड ने हम लोगों के साथ में चीटिंग की, हम लोगों को हेल में थ्रो किया, इसने तो फाइनेस्ट क्रिएशन किया है। और उसको देखते देखते जैसे ही उसकी जो नजर होती है वो पड़ती है गॉड की फाइनेस्ट क्रिएशन एडम और इव पर पड़ती है। एडम और इव जो है वो ह्यूमन बीइंग हैं। सबसे पहले गॉड ने एडम को बनाया था, उसके बाद में इव को बनाया था। तो जब सैटन की जो आइज है वो एडम और इव पर जाती है, एडम और इव जो होते हैं वो नेकेड होते हैं क्योंकि उनके अंदर लस्ट नहीं है, आपस में बातें कर रहे होते हैं। एडम जो है वो यू से कहता है कि देखो यू, जो गॉड है उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, ये पूरा गार्डन ऑफ ईडन हमारे लिए ही तो खोल दिया है, लेकिन गॉड ने केवल एक कंडीशन रखी है। और वो गॉड की कंडीशन क्या है? गॉड ने कहा है कि देखो आराम से इस गार्डन ऑफ ईडन में चाहे जहां घूमो, जो कुछ भी ईट करना हो ईट कर सकते हो, बस यहाँ पर दी गार्डन ऑफ ईडन में एक ट्री लगा हुआ है जिस ट्री का नेम है फॉरबिडन ट्री नेम है, और उस फॉरबिडन ट्री पर एप्पल लगे हुए हैं, उनको हम फ्रूट ऑफ नॉलेज बोलते हैं, उनका टेस्ट मोर्टल है। तो एडम कहता है कि इस फॉरबिडन ट्री में जो ये एप्पल के फ्रूट ऑफ नॉलेज लगे हुए हैं इनको मत खाना, गॉड ने इसके लिए स्ट्रिक्टली मना किया है। तो जैसे एडम यू से ऐसा कहता है तो वहां पर कार्मोरेंट बर्ड बना हुआ जो सैटन बैठा है ना, वो सब कुछ सुन रहा है। अब तो उसको मिल गया ना, जो चाहिए था वो मिल गया, उसको मालूम पड़ गया कि गॉड की फाइनेस्ट क्रिएशन को मैं करप्ट कैसे कर सकता हूं। उसको मालूम पड़ गया कि गॉड ने फॉरबिड कर रखा है, मना कर रखा है फ्रूट ऑफ नॉलेज को ईट करने के लिए। और अगर किसी भी तरीके से मैं एडम और इव को टेम्प्ट कर करके जो फ्रूट ऑफ नॉलेज वो एप्पल है, अगर मैं इनको खिला पाता हूं, अगर ये लोग ईट कर पाते हैं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। गॉड की फाइनेस्ट क्रिएशन जो है वो करप्ट हो जाएगी, गॉड के ऑर्डर का डिसओबीडियंस हो जाएगा। उसको रास्ता तो मिल गया ना। नाइट का टाइम है, एडम और इव जो है वो सोने वाले हैं, और जो ये सैटन होता है कार्मोरेंट बर्ड बना बैठा है। पहले उसने आपको एंजल चेरब बनाया था, फिर कार्मोरेंट बर्ड बनाया था, और इस बार फिर उसने अपने आप को डिस्गाइज किया और इस बार उसने अपने आप को टोड बनाया। क्या बनाया? टोड, मतलब मेढक बनाया, और जाकर के इव के ईयर के पास में पहुंचा, इव के कान के पास में पहुंचा, और कुछ उसने विस्पर करने की कोशिश की, कुछ फुसफुसाने की कोशिश की, यू के कान में कुछ कहने की कोशिश की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अर्थ की गेट पर जो ये यूरियल था ना, जिसने रास्ता बताया था पैराडाइज का, उसको कुछ डाउट हो गया था, उसको लग गया था, उसको ये लगा था कि हो ना हो जो ये सैटन है डिस्गाइज होकर आया है। तो इसलिए जो ये यूरियल होता है उसको कुछ डाउट हो गया है। यूरियल तुरंत पहुंचता है गैब्रिएल के पास में। गैब्रिएल पैराडाइज का जो गेट है वहां पर सिक्योरिटी कर रहा होता है। तो बस जो ये गैब्रिएल होता है, यूरियल होता है, दोनों मिलकर के पैराडाइज के अंदर जाते हैं, और जब पैराडाइज के अंदर जाते हैं वो पकड़ लेते हैं उस टोड को। कहते हैं अच्छा सैटन भाई, तुम यही करने के लिए आए थे, इव के कान में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे?
तब तक जो सैटन होता है वो किसी तरीके से छुड़ा करके वहां से फ्ली हो जाता है, भाग जाता है। अब ये कहानी मूव ऑन करती है ऐसे, बच गए इस बार एडम और यू, सैटन की चाल नहीं चल पाई। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन की तरफ, मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, हेवन का सीन है। हेवन का सीन है और जो ये माइकल है वो गार्ड एट हेवन है। हेवन का जो गेट है वहां पर सिक्योरिटी ये माइकल कर रहा है। गॉड बैठा हुआ है, गॉड का सन बैठा हुआ है। गॉड अपने सन से कह रहा है, बातें कर रहा है, कुछ एडवाइस ले रहा है, कुछ डिस्कशन कर रहा है। गॉड को पता चला है कि जो सैटन है वो पैराडाइज के आसपास देखा गया है। तो जो ये गार्ड होता है वो बुलाता है, राइफल को बुलाता है। और ध्यान दीजिएगा जो ये राइफल है वो मैसेंजर है, और ये राइफल किसका मैसेंजर है? गॉड का मैसेंजर है। तो गॉड जो है वो राइफल को बुलाता है, राइफल से कहता है कि राइफल तुम जाओ एडम और इव के पास में जाओ और उनको अवेयर कर दो और उनको बता दो कि जो सैटन है उन लोगों को चीट करने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा अवेयर होकर के वो लोग रहें। तो जो ये राइफल होता है गॉड का मैसेंजर, ये जाता है एडम और इव के पास में जाता है और एडम और इव से बातें करना स्टार्ट करता है राइफल। तब एडम जो है वो राइफल से कहता है कि राइफल तुमको तो सब कुछ मालूम है ना, जरा मुझे प्लैनेट की मिस्ट्री तुम बताओगे, जरा मुझे तुम एस्ट्रोनॉमी की मिस्ट्री बताओगे। तो राफेल कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मिस्ट्री है, ये गॉड का मिस्ट्री है। प्लैनेट की जो मिस्ट्री है, राइफल कहता है एडम मैं तुमसे नहीं कह सकता हूँ। एस्ट्रोनॉमी की जो मिस्ट्री है वो मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ। तब जो ये एडम होता है वो राइफल से कहता है कि जब मेरा क्रिएशन हुआ है राइफल, उससे पहले की बात है, मुझे सुनने में आया है कि हेवन में कोई वार हुआ था क्या, हेवन में कोई फाइट हुई थी क्या, मुझे ऐसा सुनने में आया है मेरे क्रिएशन से पहले। तो जरा तुम मुझको उसके बारे में बताओगे ना। अब थोड़ा गौर करिएगा, जो ये पैराडाइज लॉस्ट है मिडियास रेस से स्टार्ट हुआ था, मिड से स्टोरी स्टार्ट हुआ था। अब राफेल जो है वो पूरी स्टोरी को फ्लैशबैक में ले जाकर के इंटरकनेक्ट करने जा रहा है। दिस इज मिडियास रेस, इसी को हम मिडियास रेस बोलते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मिडियास रेस, आप लोग समझ सकते हैं। एडम ने पूछा राइफल से कि जरा बताओ मेरे क्रिएशन के पहले हेवन में कोई वार हुआ था, कोई फाइट हुई थी क्या, उसके बारे में तो मुझे बताओ। अब राइफल पूरी की पूरी स्टोरी बताएगा कि ये सैटन कौन था और सैटन किस तरीके से पहुंचा है, हेल में पहुंचा है, क्या क्या हुआ है, और पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में जाकर इंटरकनेक्ट हो जाएगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एपिक। तो जो ये राइफल है वो बताना स्टार्ट करता है, एडम से कहता है देखो ऐसा है कि जिसे तुम ये देख रहे हो, ये जो सैटन, इसका पहले सैटन नेम नहीं था। शैतान तो ये बाद में हो गया है ना, सैटन तो ये बाद में हो गया है। पहले तो ये एक एंजल था और पहले इसका नेम था लूसीफर। क्या नेम था? लूसीफर नेम था। हम लोगों के साथ में रहता था लूसीफर, मतलब जो अब ये सैटन है। होता क्या है कि जब गॉड डिसाइड करता है कि वो अपने सन को, सन ऑफ गॉड को कुछ सुप्रीम अथॉरिटी दे दे, और जैसे ही गॉड ने अपने सन को सुप्रीम अथॉरिटी दिया, ये बात सैटन को बर्दाश्त नहीं हुई, लूसीफर को बर्दाश्त नहीं हुई। लूसीफर ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी कम है, क्या मेरे अंदर पावर नहीं है, क्या मैं इस सन ऑफ गॉड से कम इंटेलिजेंट हूं? और गॉड ने तो यहाँ पर मेरे साथ में चीटिंग कर दी ना, गॉड ने यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो अपने सन को दे दी। तब जो ये सैटन होता है जिसका नेम उस समय लूसीफर होता है, ये अपने कंपेनियन से बातें करता है। ये लोग भी एंजल होते हैं, अपने कंपेनियन से बातें करता है। ये सब लोग पहले हेवन में ही रह रहे होते हैं, इनसे बातें करता है, इनको वो टेम्प्ट करता है। अच्छा रिप्रेजेंटेटिव तो वो है ही, स्पीच तो वो अच्छी देता ही है। तो जो लूसीफर होता है इन लोगों से कहता है कि इस गॉड की गुलामी कब तक करोगे तुम लोग, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दो ना। चलो सब लोग मिल जाते हैं और सब लोग मिलने के बाद में इस गॉड के अगेंस्ट हम लोग रिवोल्ट करते हैं, इससे हम लोग बैटल करते हैं, पूरे हेवन को हम लोग कंफिस्केट कर लेते हैं, अपनी अथॉरिटी में ले लेते हैं, फिर पूरे हेवन को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से इस लूसीफर ने इन सभी लोगों को टेम्प्ट कर लिया, ऐसा राफेल स्टोरी बता रहा है। फिर क्या होता है कि ये लूसीफर सैटन बन जाता है और अपने सारे कंपेनियंस को ला करके गॉड के अगेंस्ट ओपन वार छेड़ देता है, ओपन वार स्टार्ट कर देता है। जब वार स्टार्ट होता है तो गॉड की जो आर्मी है, गॉड की आर्मी का जो जनरल है, जो रिप्रेजेंटेट करने वाला है, वो है ये माइकल। क्या है? माइकल।
ये माइकल आर्मी को रिप्रेजेंटेट करता है और इस माइकल का सपोर्ट करता है गैब्रियल सपोर्ट करता है। तो ये माइकल और गैब्रियल आर्मी को रिप्रेजेंटेट करते हुए सैटर्न से वार करने के लिए, सैटर्न की कंपेनियन से वार करने के लिए चल देते हैं। बहुत ही ज्यादा फायर्स बैटल हो रहा होता है। सैटर्न का जो साइड है वो भी कमजोर नहीं है, इधर तो सब गॉड के कंपेनियन है, गॉड के अटेंडेंट है, इन लोगों का भी साइड कमजोर नहीं है। इस माइकल को गॉड ने एक स्वार्ड दी थी, माइकल उस स्वार्ड को लेता है और उस स्वार्ड से सैटर्न को वो खूब वुंड करता है, लेकिन सैटर्न को डिफीट माइकल नहीं कर पाता है। 2 डेज स्पेंड हो गए, 2 दिन बीत गए, फायर्स बैटल चल रहा है, लेकिन बैटल अभी भी किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ा है। तो जब 3rd डे चल रहा होता है, तीसरा दिन चल रहा होता है, तब गॉड अपने सन से कहता है कि जा करके इस बैटल को किसी कंक्लूजन पर ले आओ तुम। तब जो ये गॉड का सन होता है, सन ऑफ गॉड होता है, वो बैटल को कंक्लूजन पर लाने के लिए चलता है और इसके अंदर सुप्रीम पावर है और सिंगल हैंडेडली केवल एक हाथ का यूज करता है सन ऑफ गॉड, और एक हाथ का यूज करते हुए विदिन 5 मिनट, केवल 5 मिनट के अंदर जो ये सन ऑफ गॉड है वो डिफीट कर देता है सैटर्न की इस पूरी आर्मी को। और सैटर्न की पूरी आर्मी को डिफीट करने के बाद में इन सभी लोगों को जो सन ऑफ गॉड है वो हेल में थ्रो कर देता है, नरक में थ्रो कर देता है, जहां पर जाकर के ये लोग गिरते हैं और 9 डेज तक बेहोश पड़े रहते हैं, जहां से वर्क की स्टार्टिंग स्टोरी की होती है। समझ हो गया ना? तो यहाँ पर जो राफेल है वो पूरी स्टोरी को कनेक्ट कर देता है, फ्लैशबैक में जाकर के पूरी स्टोरी अब क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, इंटरकनेक्टेड हो जाती है। मीडियास रेस की टेक्निक यहाँ पर मिल्टन सक्सेसफुली यूज कर देता है। अब क्या होता है, राफेल ने सब कुछ बताया तो एडम कहता है कि देखो राफेल जी, आगे की स्टोरी थोड़ी बहुत मुझे भी मालूम है ना। आगे की थोड़ी बहुत स्टोरी क्या है कि मेरा क्रिएशन जो हुआ है वो मुझे भी मालूम है, तो सुनो। अब यू जो है वो जानना चाहती है कि एडम तुम्हारा क्रिएशन कैसे हुआ था। तो एडम कहता है कि जब गॉड एंग्री हुआ इन लोगों को हेल में थ्रो करने के बाद में, तो गॉड एंग्री होने के बाद में और उसके बाद में 6 डेज तक क्रिएशन करता है। 6 डेज तक, 6 डेज में वो रिवर बनाता है, माउंटेन बनाता है, हिल बनाता है, रेप्टाइल बनाता है, सरपेंट बनाता है, एनिमल बनाता है, ट्रीज बनाता है, सब कुछ बनाता है और फिर अपनी वो फाइनेस्ट क्रिएशन करता है, दैट इज ह्यूमन बीइंग, जो मैं हूं ईव, ऐसा एडम कहता है। एडम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि इस तरीके से गॉड ने मुझे बनाया था। तो ईव कहती है कि मुझे फिर कैसे बनाया गया। तो एडम कहता है कि होता क्या है, गॉड जब मुझे बना देता है तो इतना बड़ा ये पैराडाइज, इतना बड़ा ये गार्डन ऑफ ईडन, मैं यहाँ पर अकेले सॉलिट्यूड रह रहा था और मुझसे जो ये मेरी तन्हा वाली जिंदगी थी गुजारी नहीं जा रही थी, बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड मैं फील कर रहा था, बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा था। तो एक दिन मैं गॉड के पास में गया और मैंने गॉड से कहा कि देखो ऐसा है, सब कुछ तो वहां पर भी गार्डन ऑफ ईडन में ठीक ठाक है, बस मुझे एक साथी दे दो, बस मुझे एक बेटर हाफ दे दो, बस मुझे एक कंपेनियन दे दो, बस मुझे एक हमदर्द दे दो। ऐसा कुछ एडम ने कहा होगा। तो एडम ने जब कुछ ऐसा एडम ने कहा तो गॉड ने एडम की रिब को लिया और एडम की रिब को लेकर के इव को बनाया। तो एडम कहता है कि इव तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा क्रिएशन इस तरीके से हुआ है और इसीलिए इव मैं तुमसे इतना ज्यादा लव करता हूँ। हो गया ना? तो ये स्टोरी यहाँ पर चलती है। राइफल इन लोगों को समझाता है, राइफल इन लोगों को समझाने के बाद में फिर वो चला जाता है, इसने अपना काम कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सैटर्न तो हीरो है ना पैराडाइज लॉस्ट का, मिल्टन ने तो उसको हाईलाइट किया ही है। सैटर्न ने अपनी हार नहीं मानी और एक बार फिर जो सैटर्न है वो आ गया इन लोगों को करप्ट करने के लिए। और इस बार सैटर्न ने खुद को सरपेंट बनाया है, एक स्नेक बनाया है और स्नेक बन करके क्रीप करता हुआ रेंगता जो ये सैटर्न है वो पहुंचता है पैराडाइज के अंदर। पैराडाइज के अंदर दी गार्डन ऑफ ईडन में एडम और इव जो होते हैं वो थोड़ा वर्क कर रहे होते हैं। आज इव जो है वो थोड़ा एडम से नाराज हो गई है और इव ने एडम से कहा, तू हमेशा मेरे आसपास क्यों बने रहते हो, थोड़ी देर के लिए तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो एडम, थोड़ा आसपास जाकर के थोड़ी दूर तुम काम कर लो ना, हमेशा मेरे पास में क्यों बने रहते हो। तब जो एडम होता है वो इव से थोड़ी दूरी पर जाकर के दी गार्डन ऑफ ईडन में काम करने लगता है।
तब क्या होता है, जब ईव को अकेला पाता है सैटन, जो कि स्नेक बनकर आया है, सरपेंट बनकर आया है, उसने देखा वाह मौका तो बड़ा अच्छा है, तुरंत वो स्नेक बनकर क्रीप करता करता जाता है और तुरंत पहुंचता है ईव के पास में, ईव से बातें करने लगता है। ईव देखती है, ईव कहती है कि तुम कौन हो? यहाँ पर दी गार्डन ऑफ ईडन में तो बहुत सारे स्नेक्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्नेक हम लोगों जैसी बातें नहीं कर पाता है, तुम तो बिल्कुल हमारे तरीके से बात कर रहे हो, तुम हो कौन? तो स्नेक कहता है कि देखो जो ये गॉड है ना, ये बहुत बड़ा चीटर है, मैं बिल्कुल आप लोगों जैसा ही हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं हूं, गॉड बहुत बड़ा चीटर है और गॉड ने बहुत बड़ी चीटिंग की है। जो ये ट्री लगा हुआ है फॉरबिडन ट्री, यहाँ पर जो तुम एप्पल देख रही हो, ये नॉलेज के एप्पल हैं, अगर एक बार तुमने इन एप्पल को खा लिया, ईट कर लिया, तो तुम्हारे अंदर रीजनिंग आ जाएगी, तुम्हारे अंदर लॉजिक आ जाएगा, तुम्हारे अंदर सुप्रीम पावर आ जाएगी, और जब तुम्हारे अंदर सुप्रीम पावर आ जाएगी तब तुम जहां भी आना जाना चाहो ये तुम आ जा सकती हो, तुम जैसे भी डिस्गाइज होना चाहो तुम डिस्गाइज हो सकती हो। गॉड ने मेरे साथ भी चीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने गॉड की चीटिंग को कैच कर लिया और मैंने खा लिया था इस नॉलेज के फ्रूट को, जिसकी वजह से मैं स्नेक हो करके भी इस तरीके से बोल रहा हूं। अब क्या होता है, इव तो फीमेल है ना, उसके अंदर ग्रीड आ जाती है, और जब इव के अंदर ग्रीड आती है, सोचती है वाह कितनी गजब की थिंग, कितनी गजब की चीज लगी हुई है फॉरबिडन ट्री के ऊपर, द फ्रूट ऑफ नॉलेज, और गॉड ने हम लोगों से कहा है कि इसको नहीं खाना है। तो ईव क्या करती है, ईव देरी नहीं करती है और उसके बाद में वो जाती है, फ्रूट को तोड़ती है, फ्रूट को तोड़ने के बाद में उसको ईट कर लेती है। और जैसे ही ईव ने फ्रूट को खाया, यहाँ पर जो ये सैटन है उसका पर्पज पूरा हो गया, वो तुरंत हैप्पी हुआ और वहां से वो तुरंत भागा हेल की तरफ। हेल के गेट पर आया और वहां पर उसने कहा, सिन और डेथ से कहा कि सारा काम हो चुका है, तुम दोनों जल्दी एक काम करो, जो ये हेल है इस हेल से अर्थ पर जाने के लिए एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर डालो जल्दी ही, उसके बाद में तुम दोनों को अर्थ की तरफ जाना है। ऐसा यहाँ पर बताता है, सैटन बोलता है। अब वहां पर इव ने तो फ्रूट खा लिया है, गॉड के आर्डर को डिसोबे कर दिया है, अब उसको पनिश तो मिलना ही मिलना है, पनिशमेंट तो मिलना ही मिलना है। आगे चल करके जो बेचारा एडम है वो आता है, जब वो आता है देखता है कि इव ने तो फ्रूट खा लिया है, तो वो इव से कहता है कि गॉड ने हम लोगों पर इतनी ज्यादा मर्सी की थी, हम लोग गॉड के फाइनेस्ट क्रिएशन थे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी गॉड को हम लोगों से, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसके आर्डर को डिसोबे किया, फ्रूट ऑफ नॉलेज को हम लोगों ने ईट कर लिया है, अब जो गॉड है वो हम लोगों को पनिश करेगा। तो ईव जो है वो भी रिपेंटेंस कर रही होती है, पश्चाताप कर रही होती है। एडम जो है वो ईव से लव बहुत ज्यादा करता है, तो एडम सोचता है कि अगर मैंने फ्रूट को ईट नहीं किया, अकेले केवल ईव ने ही ईट किया है, तो ईव को मुझसे अलग कर दिया जाएगा और मैं ईव के बिना रह नहीं सकता हूं। तो बिकॉज ऑफ लव जो एडम होता है वो भी जाता है और फ्रूट ऑफ नॉलेज एप्पल को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद में वो भी ईट कर लेता है, खा लेता है। अब क्या होता है, एडम और इव ने जैसे ही गॉड के आर्डर को डिसोबे किया, फ्रूट ऑफ नॉलेज को ईट किया, उनके अंदर लस्ट आ जाता है, उनके अंदर वायलेंस आ जाता है, उनके अंदर रीजनिंग आ जाती है, उनके अंदर लॉजिकल अप्रोच आ जाता है, ठीक, उनके अंदर लॉजिकल अप्रोच आ जाता है। और जब नाइट होती है तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो एडम और इव होते हैं वो सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ लस्ट। कंफर्म हो गया ना। और उसके बाद में जब मॉर्निंग होती है तो एडम और इव जो होते हैं दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। गॉड को भी मालूम पड़ गया है कि उसकी जो फाइनेस्ट क्रिएशन है वो करप्ट हो चुकी है। उसने सोचा, गॉड ने सोचा कि मैंने तो ह्यूमन बीइंग को बनाया था कि ह्यूमन बीइंग इतनी अच्छी मेरी क्रिएशन है, वो मेरे आसपास रहेगी, जिस पर मैं प्राउड फील करता था, लेकिन उस ह्यूमन बीइंग ने मुझे चीट किया, मेरे आर्डर को डिसोबे किया और वो ह्यूमन बीइंग अब करप्ट हो गया। तो वो तुरंत माइकल को बुलाता है गॉड। माइकल कौन है?
आर्मी का जनरल है और जो कि हेवन के गेट पर रहता है। माइकल को बुलाता है और माइकल को बुलाने के बाद में गॉड कहता है कि जाओ और जाने के बाद में एडम और ईव को पनिश कर दो। एडम और ईव के रहने के लिए पैराडाइज जैसी जगह नहीं है। जा करके एडम और ईव को वहां से बाहर निकालो और जो मैंने अर्थ बनाया है उसी अर्थ पर जा करके उन दोनों को भेज दो। खत्म हो गया ना। माइकल चलता है, माइकल आता है एडम और ईव के पास में। एडम और ईव बहुत ज्यादा रिपेंटेंस कर रहे होते हैं, लेकिन माइकल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। माइकल एडम से कहता है कि जरा हिल की तरफ चलो, मुझे तुमको तुम्हारा फ्यूचर दिखाना है। ये बुक नंबर 11 और बुक नंबर 12 की स्टोरी है, जहां पर जो माइकल है वो एडम को उसका फ्यूचर दिखाने जा रहा है। तो माइकल जो है वो एडम को लेकर के हिल पर जाता है उसका फ्यूचर दिखाने के लिए। जब वो फ्यूचर माइकल दिखा रहा होता है, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है सो फ्यूचर। तो जब माइकल फ्यूचर दिखा रहा होता है एडम को, तब एडम देखता है कि टू पीपुल जो हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं। तो ये माइकल पूछता है, ये जो एडम होता है वो माइकल से पूछता है कि जो ये टू पीपुल आपस में फाइट कर रहे हैं ये कौन है। तब ये माइकल कहता है कि ये एबल और केन हैं, ये दोनों तुम्हारे सन हैं, जो कि इतने ज्यादा करप्ट हो चुके हैं अर्थ पर जा करके, जो एक दूसरे का मर्डर करने जा रहे हैं। और एडम देखता है, माइकल जब फ्यूचर दिखा रहा होता है कि उसके दोनों सन जो केन और एबल होते हैं वो एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। एडम देखता है कि अर्थ पर तो बहुत ज्यादा करप्शन है, अर्थ पर तो सिन है, अर्थ पर तो डेथ है, अर्थ पर तो मिजरी है, अर्थ पर तो डिजीज है, अर्थ पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसा देखता है एडम, देखता है। तो माइकल कहता है कि देखो आगे चल करके जो गॉड का सन है, सन ऑफ गॉड है, वो इस अर्थ पर आएगा। और जब वो इस अर्थ पर आएगा तो तुम लोगों को सिन से गेट रिड कराने की कोशिश करेगा, तुम लोगों को अपराध से छुड़ाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए आगे चल करके उसका क्रूसिफिकेशन हो जाएगा, जिसके लिए आगे चल करके उसको इम्पेल पर, सूली पर हैंग भी कर दिया जाएगा। फिर आगे चल करके गॉड की सेकेंड कमिंग होगी, गॉड दोबारा आएगा आगे चल करके, और जब गॉड खुद आएगा तब वहां पर जितने भी बैड पीपुल अर्थ पर होंगे उनको वो पूरी तरीके से पनिश करेगा, और जितने भी अच्छे पीपुल होंगे उनको वो रिवार्ड देगा, उनको अवार्ड देगा, उनको एडमायर करेगा। ऐसा माइकल बताता है, फ्यूचर दिखाता है, एडम को दिखाता है। एडम फ्यूचर देख चुका है, ईव को लेकर के वो चल देता है, उनको अर्थ पर भेज दिया जाता है। और पैराडाइज का जो गेट है वहां पर एक स्वार्ड हैंग कर दी जाती है, एक तलवार हैंग कर दी जाती है। और पैराडाइज और अर्थ दोनों जो आपस में एक गोल्डन चैन से जुड़े हुए थे, उस चैन को काट दिया जाता है। मतलब पैराडाइज और अर्थ का कनेक्शन खत्म हो जाता है। और जो ह्यूमन बीइंग है, फर्स्ट ह्यूमन क्रिएशन है, उनसे पैराडाइज का कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, पैराडाइज उनसे लॉस्ट हो जाता है। और इसीलिए मिल्टन ने इसको टाइटल दे दी पैराडाइज लॉस्ट, मतलब पैराडाइज हमसे खो गया, पैराडाइज हमसे गायब हो गया। तो पैराडाइज तो लॉस्ट हो चुका है, एडम यू अर्थ पर आ गए हैं। वहां पर जो सैटन होता है उसने सिन और डेथ से तुरंत बोला, सिन और डेथ तुरंत जो है वो अर्थ पर आते हैं। सिन और डेथ ने तुरंत ब्रिज तैयार कर दिया हेल और अर्थ के बीच में, और उस ब्रिज के थ्रू सिन और डेथ जो है वो अर्थ पर आ जाते हैं। अब इस अर्थ पर सिन हो जाता है, अपराध बढ़ जाता है, मोर्टालिटी आ जाती है, डेथ हो जाता है, मिजरी आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिजीज आ जाती हैं, सब कुछ आ जाती हैं, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। और अब ये होता है अर्थ। तो ऐसा मिल्टन यहाँ पर इस पैराडाइज लॉस्ट में बता रहा है। और उसके बाद में मिल्टन कहता है कि जो ये हमारे पूर्वज थे, हमारे जो ये प्रेडिसेसर थे, हमारे जो ये एंसेस्टर थे, वो सारे एंसेस्टर लोगों ने एक मिस्टेक की थी, एक गलती की थी, जिसकी वजह से आज हम लोग इस अर्थ पर हैं। हम लोग प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अगर हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा ना किया होता तो आज हम लोग पैराडाइज में होते, हमसे जो पैराडाइज है वो लॉस्ट ना हो जाता। और मिल्टन यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है, पीपुल को वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे प्रेडिसेसर ने, हमारे एंसेस्टर ने कौन सी मिस्टेक की थी। उन्होंने गॉड के आर्डर को डिसोबे किया था, जिसका रिजल्ट ये है कि हम लोगों से पैराडाइज लॉस्ट हो गया और हम लोग इस अर्थ पर हैं और हम लोग यहाँ पर बहुत सारी सफरिंग को फेस कर रहे हैं। तो मिल्टन यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है द वे ऑफ गॉड टू मैन,
ठीक, खत्म हो गया ना। मीन्स गॉड तक कैसे मैन पहुंचे, उसका रास्ता, उसका वे यहाँ पर मिल्टन जस्टिफाई कर रहा है। तो फाइनली इस तरीके से अगर हम देखें तो पैराडाइज लॉस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है पैराडाइज लॉस्ट का। मैंने आपको एक इंडेप्थ एनालिसिस दे दी है जो कि 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास में आपको दिया जा सकता है। कंफर्म हो गया ना। अभी इसके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा कि पैराडाइज लॉस्ट में आपको यहां तक की कंफर्म होना चाहिए कि बुक नंबर फर्स्ट में कितना कॉन्सेप्ट है, बुक नंबर सेकंड में कितना कॉन्सेप्ट है और बुक नंबर थर्ड में कितना कॉन्सेप्ट है, कितना कितना बताया गया है। तो नो डाउट मेरे पास में उसके नोट्स अवेलेबल हैं जहां पर बुक नंबर फर्स्ट में कितना कॉन्सेप्ट है, बुक नंबर सेकंड में कितना कॉन्सेप्ट है, बुक नंबर थर्ड में क्या होता है, बुक नंबर फोर्थ में क्या होता है, बुक नंबर फिफ्थ में क्या होता है। मतलब जो 12 बुक्स हैं उनका अलग अलग एनालिसिस है, हर एक बुक का अलग अलग एनालिसिस है मेरे पास में। जो नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, एक बार उसको भी देख लीजिएगा कि बुक नंबर फर्स्ट में कहां से कहां तक बताया गया है, बुक नंबर सेकंड में कहां से कहां तक बताया गया है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बुक नंबर जो 11 है, बुक नंबर जो 12 है, वहां पर जो माइकल होता है वो फ्यूचर दिखा रहा होता है। बुक नंबर जो 9 होती है वहां पर जो सैटर्न होता है वो युग को करप्ट करने की कोशिश करता है। बुक नंबर फर्स्ट में वो अपने पर्पज को जस्टिफाई कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स है जो अभी आप लोगों को जानने की जरूरत है। तो इतना मैंने कंप्लीट किया है। रात को जो मेरी क्लास होगी, नाइट को जो मेरी क्लास होगी, जो कि 10 से 11 होगी, वहां पर मैं आप लोगों को पैराडाइज लॉस्ट से अब तक जितने कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं